अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और पिछले साल दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी झड़पों के अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर फिजाई कार्रवाइयाँ भी की थी। और अब एक बार फिर पाकिस्तान ने मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के बाद हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात कार्रवाई करते हुए पाक अफगान बॉर्डर एरिया में दहशतगर्दों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और उनके सहूलतकार मुलविस हैं। दहशतगर्दों ने हाल ही में इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजौड़ और बन्नू में कार्रवाई की। इन हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तालिबान, फितना अल खवारिज और इसके इत्तेहादी ISKP ने कबूल की है। पाकिस्तान के पास इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत की हिदायत पे की गई हैं। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफगान तालिबान हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सी अनासिर के इस्तेमाल से रोकने के लिए काबिल तस्दीक इक़दाम करे। ताहम अफगान अबूरी हुकूमत इस सिलसिले में मौसर कार्रवाइयाँ करने में नाकाम रही, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर दहशतगर्दों के 7 कैंप्स और ठिकानों को कामयाबी के साथ निशाना बनाया है। जबकि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सूबा नंगरहार और पक्तिका में पाकिस्तानी कार्रवाई की तस्दीक करते हुए मुतअद्दिद सिविलियंस की हलाकत का दावा किया है। अहम बात यह कि पाकिस्तान ने यह कार्रवाई मुख्तलिफ दहशतगर्दी के हमलों के जवाब में की है। बन्नू में कल सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने काफिले पर खुदकुश हमला नाकाम बनाते हुए 5 दहशतगर्दों को हलाक किया था, जबकि इस कार्रवाई में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हुए थे। बन्नू में दहशतगर्दी के इस वाक़े से एक हफ्ता पहले बाजौड़ में एक खुदकुश हमलावर ने मलंगी चेकपोस्ट पर खुदकुश धमाका किया था, जिसमें 2 सिविलियन समेत 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 12 दहशतगर्द मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज पर होने वाले इन हमलों के अलावा 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में दहशतगर्द का अंदोनाक वाकया सामने आया था, जिसमें खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में नमाज जुमा अदा करते हुए 32 शहरियों को शहीद कर दिया था। अहम बात यह है कि बाजौड़ में हमला करने वाला दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, जबकि इस्लामाबाद में खुदकुश हमलावर करने वाला दहशतगर्द ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की थी। इन वाकयात पर 2 दिन पहले पाकिस्तान के वजीर दिफा ने गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी प्रॉक्सी जंग का नतीजा है, जिसमें काबुल और दिल्ली दोनों मुलविस हैं। काबुल ने अगर अमन की जमानत ना दी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिजाई कार्रवाई करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। In Afghanistan, we have almost all the franchises of terrorism at the moment. You name any franchise, any attack in Pakistan, it has the blessings of Afghan government, the Kabul government. You struck inside Afghanistan, not only in the border area, but including in Kabul, even Kandahar. Will this continue? That will, we always have that option, and we can exercise that option. There is absolutely, we won't hesitate. इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मुसलसल जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, बाजौड़ में हो, पन्नू में हो, उनके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। और कल पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है पाक अफगान बॉर्डर एरिया पर, उस पर जो हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ आया है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि शवाहिद मौजूद है कि तमाम जो हमले हुए पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले, उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और इसीलिए 7 उनके जो दहशतगर्द ठिकाने हैं उनको टारगेट किया गया है और बताया गया है कि ये अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस इक़दाम को? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। देखिए, पाकिस्तान ने अभी अपना पोस्चर चेंज किया जी। जो हमारा काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है, ये एक अकमुलेटिव जो सिक्योरिटी चैलेंजेस क्रिएट किए गए अफगानिस्तान की सॉइल से और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अफगानिस्तान तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का जो एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है और उनकी अप्रोच रही है, उससे मजबूर किया है जी। ये पाकिस्तान के ऊपर कह सकते हैं आपकी एक स्ट्रेटेजिक कंपल्शन थी कि वो पाकिस्तान अपने जो प्रीएम्प्टिव एक्शंस हैं उनको बरूए कार लाए, और उसी में पाकिस्तान ने ये अपना स्टांस चेंज किया। डिप्लोमेसी को पूरा मौका दिया गया। अब पाकिस्तान देखिए सॉवरेन कंट्री है, पाकिस्तान ने अपनी डेटरेंस को रीगेन करना है, अपनी जो यहाँ की आवाम है, जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, उनको आपने सेटिस्फाई करना है। उनके साथ आपकी एक कमिटमेंट है कि जी हमने आपको प्रोटेक्ट करना है। थर्डली, क्लियर स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग की गई है कि पाकिस्तान ने अपना जो डॉक्ट्रिन चेंज किया है, वो पाकिस्तान विल परसू
ऑल दोज एलिमेंट्स जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली दिस हैज अ कास्ट फॉर अस आल्सो, बट यू हैव टू क्रिएट अ कास्ट फॉर द एनिमी। जब तक आप कास्ट नहीं क्रिएट करेंगे, आप एक अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो आई थिंक एक कंपल्शन के थ्रू पाकिस्तान एक्शन किया है, बट इस कंसिस्टेंसी के साथ। और इसमें अभी मैं देखता हूँ आने वाले वक्त में कि इजाफा भी हो सकता है अगर अफगानिस्तान के तालिबान, क्योंकि उनकी डोरे तो कोई और हिला रहा है। वी ऑल नो दैट कि वो कहां से कंट्रोल हो रहे हैं, जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर है जी। कि वो उनसे कैसे बिहेव कराता है। मे बी लिटिल सर्च भी आए टेररिज्म में, लेकिन ओवरऑल विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रोटेक्टेड कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, आप अच्छी चीजें रीगेन करेंगे, डेटर्स भी रीगेन करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी गेन करेंगे। ये बात आपकी दुरुस्त है जाहिद साहब कि हमने डिप्लोमेसी डायलॉग को, लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि अफगान तालिबान जहां उनकी उबूरी हुकूमत है अफगानिस्तान में, उन्होंने जो है कोई खातिर खा इकदाम नहीं लिए हैं अपनी तरफ से जो दहशतगर्द हैं उनको रोकने के लिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अब हमने ये हमारी कंपल्शन बन चुकी है, हमें कॉस्ट बढ़ानी है उनके लिए, तो क्या इससे वो नताइज हासिल हो सकेंगे जो हम चाहते हैं? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें एक टेररिज्म में सर्ज नजर आए। देखिए, डिफेंसिव रिस्ट्रेंट ने हमें नुकसान ज्यादा पहुंचाया जी। पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। कतर में भी डायलॉग्स ऑलमोस्ट, जब कतर का पहला सेशन हो रहा था तो ऑलमोस्ट डायलॉग कामयाब हो चुके थे, काफी क्लोज मैकेनिज्म डिस्कस हो रहे थे कि इंप्लीमेंट कैसे करेगा, मॉनिटरिंग कैसे होगी इस चीज की कि तहरीके तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है या उनको रिस्ट्रेंट किया जा रहा है। और पाकिस्तान उस वक्त उनको मारने की या जंग की तो बात नहीं करता था, तालिबान को कहता था आप इनको कंट्रोल करें, इनको डोंट अलाउ देम टू यूज योर सॉइल अगेंस्ट पाकिस्तान, या हमारे साथ मिलकर इनके साथ कोई स्ट्रेटेजाइज करें या फिर हमें करने दें। ये ऑप्शन थी। अच्छा, मैकेनिज्म डिस्कस हो रहे थे। जब बाहर आते थे, ब्रेक होती थी, तो उनको जो उनके मास्टर्स हैं वो एक नए उस पे डगर पे डाल देते थे, मीनिंग देयर बाय कि दे वर नॉट इंटरेस्टेड, वो पीस को देखना ही नहीं चाहते। देखिए, एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि पीस और फ्रिक्शन का खत्म होना सबसे बड़ा दुश्मन है इस तहरीके तालिबान अफगानिस्तान का, जिस तरीके से वो इस इकोनॉमिक्स के साथ, टेररिज्म के साथ जुड़ चुके हैं। तो यू हैव टू क्रिएट कास्ट। तो वहां पे भी उनकी डोरे कोई और हिलाता था, यहाँ पे भी अभी आप देख रहे हैं कि उनके कंट्रोल में कई चीजें नहीं है वो, और कुछ चीजें वो करना भी नहीं चाहते। तो आई थिंक दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। वी आर नॉट डीलिंग विद एन ऑर्डिनरी वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट काबुल के अंदर। नॉन स्टेट एक्टर्स है, उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए कुछ अनऑर्थोडॉक्स चीजें करनी पड़ती हैं, और वहां पे हिट करना पड़ता है जहां पे वो सोच नहीं सकते। देखिए ना, वो हर चीज को वेपनाइज कर रहे हैं, इंसानियत को, मस्जिद को, मदरसे को, कुरान को, हर चीज को मिस यूज कर रहे हैं जी। एक चीज याद रखिएगा ना, ये इस्लामिक इन नेचर है ना, ये ट्रेडिशनल अफगानिस्तान का जो एक ट्राइबल कल्चर है उसके ये ताबे है जी। ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं, इनका बिहेवियर चेंज करने के लिए यू हैव टू कम आउट विद आउट ऑफ बॉक्स एंड लिटिल अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच। जिस नई डॉक्ट्रिन का आप बात करें, ऑब्वियसली ख्वाजा आसिफ साहब ने भी 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया था और उन्होंने यही कहा कि अगर कोई अफगानिस्तान की तरफ से खातिर खा इकदाम नहीं लिए गए तो हम फिर हिचकिचाएंगे नहीं, हम अटैक करेंगे, वहां पे जाके एरियल स्ट्राइक्स हम करेंगे, और हमने कल ये की भी है। लेकिन इवेंचुअली तो हम भी ये चाहेंगे कि अगर हम कॉस्ट इतनी बढ़ा रहे हैं तो वो भी फिर डायलॉग पर आए। आपको लगता है कि फिर इवेंचुअली ये डायलॉग का दरवाजा खुलेगा? क्या इतना प्रेशर में आएंगे अफगान तालिबान की बुरी हुकूमत? और क्या अभी ये मौका है दुनिया के हालात देखते हुए, जहां पे और कई मामला चल रहे हैं, पीस बोर्ड बन रहा है मशरिक वस्ता के हालात को लेकर, गजा को लेकर, कि जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, जैसे पहले कतर इन्वॉल्व हुआ, तुर्की इन्वॉल्व हुआ, ये ममालिक इन्वॉल्व हो, दोबारा बैठे और डायलॉग शुरू हो? जी बिल्कुल, देखिए, इन्वॉल्व करना पड़ेगा जी। अगर आपको याद होगा कि 2001 में यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन 1368 है और दूसरी जो रेजोल्यूशन 1373, वो आज भी वैलिड है, वो अभी तक फंक्शनल है जी। ये वो रेजोल्यूशंस हैं जिन्होंने अलाउ किया था, इंटरनेशनल कम्युनिटी को जोड़ा था अगेंस्ट दिस एक्ट ऑफ टेररिज्म। और वो तमाम कुव्वतें जो इनको फाइनेंस करती हैं, सपोर्ट करती है, अबेट करती है, उनके खिलाफ जो लार्जर एक्शन लिया गया था इन अफगानिस्तान, वो आज भी वैलिड है। तालिबान की हुकूमत को तो किसी ने तस्लीम नहीं किया। तो पाकिस्तान को अब पूरी दुनिया को इन रेजोल्यूशन और इस मैकेनिज्म के साथ दोबारा जोड़ना होगा जी। सेकेंडली, आप $7.1 बिलियन का असला छोड़कर यहां से गए। ये कोई टुटसीज या हुतूज कोई अफ्रीका के विड्रॉल नहीं कर रहे थे, या ये कोई बिश्राइक गैंग इंडिया का नहीं विड्रॉल कर रहा था। दिस वाज अ नेटोज विड्रॉल। आप एक क्याटिक अफगानिस्तान छोड़ के गए हैं, डेमोक्रेसी वर्सेस क्यास की आप जंग करके गए हैं, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हुई, क्यास वहां पे रह गया। एंड दिस इज क्रिएटिंग थ्रेट, इंटरनेशनल थ्रेट है, अमेरिका को थ्रेट है, रीजन को थ्रेट है। जितने रशियन फॉर्मेट देख लें, एससीओ देख लें, सब रेजोल्यूशंस लेके आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन बोल रही है। तो
तो ये वो चीजें हैं जो डायलॉग के लिए आपका लाइन ऑफ एक्शन होगा। पाकिस्तान को, दुनिया को इसके ऊपर लाके इनको कंपेल करना होगा थ्रू इकोनॉमिक सख्तियों के साथ एंड मिलिट्री प्रिसीजन स्ट्राइक्स के साथ। ये जब तक पूरा प्रॉन्ग नहीं चलेगा जी, पूरी अप्रोच नहीं आएगी, तो वी आर गोइंग नोवेयर। ये कह देना कि सिर्फ मिलिट्री से सॉल्यूशंस आ जाएंगे, नो, आई टोटली एग्री। डायलॉग हमेशा वॉर का हिस्सा रहा है। एक वक्त होता है जब आप कंडीशन करते हैं, बट पाकिस्तान ने डिसाइड किया हो कि डायलॉग सिर्फ अब अफगानिस्तान के टीटीए के साथ इस चीज पे होंगे कि वो टेररिज्म को कैसे रोकेंगे। बाकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, बीएलए, बीआरए, इनके साथ देयर इज नो डायलॉग। ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है। जो पॉलिटिकल माइंड है, जो सोशो इकोनॉमिक जो डेप्रिवेशंस के ऊपर जो जेन्युइन ग्रीवियंसेस है, उस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन टेररिस्ट के साथ अब पाकिस्तान की स्टेट ने बात न करने का एक अच्छा और टाइमली फैसला किया है। कंसिस्टेंसी की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद महमूद साहब हमारे साथ थे, कल होने वाली कार्रवाई पे अपना मौक़िफ़ और तज़िया पेश कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे प्लस। वेलकम बैक। इसराइल में अमेरिका के सफीर माइक हकबी के मुतनाज़ा बयान पर अरब दुनिया का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। माइक हकबी ने कल एक इंटरव्यू में इसराइल के मशरिक़ वस्ता के बड़े हिस्से पर कब्जे को इसराइल का मजहबी हक करार दिया था, जिसे पाकिस्तान समेत 14 मुस्लिम ममालिक ने खतरनाक और इश्तियाल अंगेज बयान करार दिया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात समेत 14 मुस्लिम ममालिक, OIC, अरब लीग और खलीज ताउन कौंसिल ने आज अपने मुश्तरका बयान में अमरीकी सफीर के बयान की मजम्मत करते हुए इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। बयान में कहा गया है कि इस तरह के बयान खित्ते की सलामती और अमन को संगीन खतरे में डाल सकते हैं। तमाम ममालिक ऐसे किसी भी खतरनाक और इश्तियाल अंगेज बयानात को वाज़े तौर पर मुस्तरद करते हैं जो न सिर्फ बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है, बल्कि खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरे का बायस बन सकते हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि ऐसे बयानात गजा के तनाज़े के खात्मे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जामे मंसूबे से मुतसादिम है, जिसके तहत फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक खुद मुख्तार रियासत का क़याम यकीनी बनाया जाएगा। मकबूजा फ़लस्तीन या किसी और मकबूजा अरब सरजमीन पर इसराइल का कोई हक नहीं है। यानी अरब दुनिया के अलावा मुस्लिम ममालिक की जानिब से भी माइक हकबी के इस बयान पर गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बाइबल की पहली किताब जेनेसिस का हवाला देते हुए कहा था कि खुदा ने 3800 साल पहले पैगंबर इब्राहिम और उनकी औलादों से दरियाए नील से नहर फरात तक की ज़मीन का वादा किया था। और जब इनसे सवाल हुआ कि इसमें तो मौजूद फ़लस्तीन, लबनान, शाम, मिस्र और इराक और सऊदी अरब के बाज़ हिस्से भी आते हैं, तो क्या इसराइल को इन तमाम मुल्कों पर भी कब्जे का हक है? जिस पर माइक हकबी ने कहा कि अगर इसराइल ऐसा करता है तो कोई हर्ज नहीं है। You've appealed to Genesis. Genesis 15 says it's Abram, it's pre-Abraham, it's Abram, receives from God the news that his descendants will inherit the land. And you tell me as the theologian if I'm getting this wrong, but from the Euphrates to the Nile. I think that's right. And that would include like basically the entire Middle East. That would be the Levant, so that would be Israel, Jordan, Syria, Lebanon. It would also be big parts of Saudi Arabia and Iraq. It would be, I mean... I'm not sure it would go that far. I mean, it would be a big piece of land, but here's the point. It would be a lot of places that are now countries. But this particular area that we're talking about now, Israel, is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way. Christian Zionism, I want to go back because that's where we started on this. I'm not going to let you off on this because you have said it 3 times that God gave this land to this people. And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. So God gave that land to his people, the Jews, or he didn't. You're saying he did. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. माइक हकबी के इस मुतनाज़ा इंटरव्यू पर अमेरिका और पूरी अरब दुनिया में हलचल मच गई है, जिसके बाद अमेरिकी सफीर ने इस इंटरव्यू से पैदा होने वाले तनाज़े का मलबा इंटरव्यू लेने वाले अमेरिकी सहाफ़ी टकर कार्लसन के गैर ज़रूरी सवालों को करार दिया और बाद सवालों को साजिशी नज़रियात से जोड़ने की कोशिश की। अमेरिकी सफीर ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि इन साजिशी नज़रियात को सोशल मीडिया पर बज़ाहिर ऐसे इस्लामी अकाउंट्स के ज़रिए बढ़ावा दिया जाता है जो पाकिस्तान और तुर्की जैसे ममालिक से चलाए जाते हैं। बहरहाल
ये पहली बार नहीं है कि इसराइल में तैनात अमरीकी सफीर माइक हकबी ने फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े को लेकर मुतनाज़ा बयान दिए हों, बल्कि वो पहले भी अमरीका की 2 रियासती हल से मुतल्लिक पॉलिसी के बरक्स फ़लस्तीन के वजूद से ही इनकार करते रहे। वो इसराइल के क़याम को बाइबल की प्रोफेसी से जोड़ते हुए ये कहते रहे हैं कि इसराइल का क़याम ही किसी मौजे से कम नहीं है। For those of us who believe God and the Bible, the very existence of modern Israel is a validation of the Scripture. There is no such thing as a West Bank. It's Judea and Samaria. There's no such thing as a settlement. They're communities, they're neighborhoods, they're cities. There's no such thing as an occupation. This nation is nothing less than a miracle. And in the years since I've continued to visit here, I have watched the prophecy of the Bible fulfilled, that the dry bones have come to life and the desert has bloomed. And I mean literally bloomed. When I read Genesis 12, and I'm reminded that those who bless Israel will be blessed, those who curse Israel will be cursed. I say that often because I want to remind people that if we really are biblical in our approach to faith, as I am absolutely unapologetically, then this gets to be an easy thing. Am I supportive of Israel? Yes, I am. Yeah. Why? Because I believe the book. It's as simple as that. माइक हकबी 1996 से 2007 तक अमरीकी रियासत अर्कनसॉ के गवर्नर रह चुके हैं। उन्हें अमरीका में इसराइल का सबसे बड़ा हामी करार दिया जाता है और उन्हें सदर ट्रंप ने दूसरी बार सदर बनते ही इसराइल में सफीर मुकर्रर किया था। माइक हकबी एक इवेंजेलिकल क्रिश्चियन है। ये वो फिरका है जो अमरीकी सदर ट्रंप का सबसे बड़ा सपोर्ट बेस है। 2024 के इलेक्शन में 80% इवेंजेलिकल्स ने सदर ट्रंप को वोट दिया था, जबकि सदर ट्रंप के अक्सर मुशीर भी इसी फिरके से ताल्लुक रखते हैं। और सदर ट्रंप ने अपने पहले दौर सदारत में दुनिया भर की तनकीद के बावजूद इसी फिरके के मुतालबे पर अमरीका के सफारतखाने को तल अवीव से जेरूसलम मुंतकिल किया था, जिसका एतराफ खुद सदर ट्रंप भी कर चुके हैं। We moved the capital of Israel to Jerusalem. That's for the evangelicals. You know, it's amazing with that. The evangelicals are more excited about that than Jewish people. It's really, right? It's incredible. सदर ट्रंप कह रहे थे कि अमरीकी सफारतखाने की जेरूसलम मुंतकली पर यहूदियों से ज्यादा इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस खुश हैं, जिस पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों मसीहियों का एक फिरका यहूदियों की इस कदर हिमायत करता है? इस सवाल का जवाब इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का वो नजरिया है जिसके मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा ज़हूर ऐसे जेरूसलम में होगा जो यहूदी इंतजामिया के मातहत होगा। इसीलिए फ़लस्तीन में यहूदी रियासत का क़याम बिब्लिकल प्रोफेसी थी जो पूरी हो गई और अब इस इलाके में एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें बहुत खून बहेगा, मगर इस खून रेजी के बाद अक्सर यहूदी ईसाई मजहब इख्तियार कर लेंगे। इस फिरके की पेशगोइयों के मुताबिक हजरत ईसा के ज़हूर से पहले मौजूदा मस्जिद अक्सा का मस्मार होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये पहले एक यहूदी टेम्पल था। इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसलसल धमकियों के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान खित्ते में एक और जंग के खतरात मंडरा रहे हैं। अमरीका मुसलसल ईरान से जंग की तैयारी के लिए मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन के बाद दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जेरल्ड फोर्ड भी बहरा रोम में दाखिल हो चुका है, लेकिन अमरीका के बेपनाह फौजी ताकत के इजहार के बावजूद ईरान अमरीका के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है, जिसका एतराफ़ अब खुद अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ भी कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में स्टीव विटकॉफ ने एतराफ़ किया कि इतने बड़े मिलिट्री बिल्डअप के बावजूद ईरान सरेंडर करने पर तैयार नहीं है और इस बात ने सदर ट्रंप को भी हैरान कर दिया। The president asked me that this morning, and I don't want to use the word frustrated. It's almost because he understands he's got plenty of alternatives. But it's curious. He's curious as to why they haven't, I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated. Why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said, we profess that we don't want a weapon, so here's what we're prepared to do, and yet it's hard to sort of get them to that place. इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन हक्कानी, जो पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी साहब ज्वाइन करने के लिए। यूएस और ईरान के मामलात पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसराइल में जो अमेरिकी सफीर है माइक हकबी के इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि इस इंटरव्यू पे इस्लामिक ममालिक का भी शदीद रद्दअमल आया है। उन्होंने मजम्मत की है। 2 रोज पहले माइक हकबी ने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा कि जो इसराइल की जमीन है वो खुदा ने उनको दी है और अगर इसराइल दरियाए नील से फरात तक मशरिक वस्ता के मुतादिद मुल्कों पर कब्जा भी कर ले तो इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और इस इंटरव्यू के बाद हमने देखा कि जो इस्लामिक ममालिक हैं 14 उनकी तरफ से मजम्मत भी की गई और गहरी तशवीश का इजहार किया गया और ये कहा गया कि इस तरह के जो बयानात हैं
वो खित्ते में सलामती और अमन के लिए संगीन खतरे का बायस बनते हैं। क्या आप समझते हैं वाकई ये जो बयानात दिए गए हैं इनकी जानिब से बहुत ही तशवीशनाक और खतरनाक है? बयान इतना तशवीशनाक इसलिए नहीं है कि जो शख्स ये बयान दे रहा है उसका कोई ख़ास मकाम इस वक्त अमेरिका के निज़ाम हुकूमत में नहीं है। वो एक साबिक गवर्नर हैं एक छोटी सी रियासत के, मसीही शिद्दत पसंद सोच रखते हैं। और आपको पता है कि अमेरिका में बहुत से मसीही शिद्दत पसंद इसराइल की हिमायत में खुद इसराइलियों से बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। उनके कुछ अजीबोगरीब अकायद हैं जो वो अपने नुक्ते नज़र से उनको मजहबी अकीदा समझते हैं। माइक हकबी साहब को असल मसला ये हुआ है कि उनको इसराइल में सफ़ीर बनाकर भेज दिया गया है, और बतौर सफ़ीर उनकी गुफ्तगू में एक म्याना रवि होनी चाहिए, उनमें एक बुर्दबारी होनी चाहिए, और स्टेट डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक उन्हें बात करनी चाहिए। लेकिन वो उस मिजाज के हामिल नहीं हैं, और ना ही ट्रंप इंतज़ामिया में बहुत सारे लोग ऐसा मिजाज रखते हैं। तो बिलाकर होगा यही कि सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया अपने आप को उनके इस बयान से दूर करेगी और कहेगी कि नहीं, ये हमारी पॉलिसी का आईनादार नहीं है। लेकिन जो मुसलमान और अरब ममालिक हैं उनमें रद्द-ए-अमल बहरहाल रहेगा, और सब चौकन्ने हो जाएंगे, और हो जाना चाहिए सबको कि ऐसी इंतहाई सोच रखने वाले अमेरिका में भी मौजूद हैं और इसराइल में भी मौजूद हैं। लेकिन क्या ये इस पर भी एक सवाल उठाता है कि एक ऐसे वक्त में जब बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है जहां पे गजा की रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, उसमें इस्लामिक ममालिक भी साथ हैं, और इस वक्त इस तरह का बयान आना, तो क्या ये एक सवाल उठता है कि क्या वाकई गजा में अमन के क़याम के हवाले से बात हो रही है, इस खित्ते में अमन के हवाले से बात हो रही है, या कहीं ना कहीं जो बैलेंस ऑफ पावर है वो इसराइल के हक में लाने की बात हो रही है? देखिए, जिन लोगों को सदर ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता हैं वो तो समझते हैं कि वाकई वो को मुनसिफाना डील करा लेंगे। लेकिन जो उनके ऊपर, जो उनका, जिन्होंने मुताला किया है, जो उनकी शख्सियत को समझते हैं, वो ये बात जानते हैं कि उनकी इसराइल के साथ कमिटमेंट बहुत गहरी है। उनके दामाद, जिनको उन्होंने इंचार्ज बनाया हुआ है इस पूरे मामले का, बोर्ड ऑफ पीस का, वो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट रखते हैं इसराइल के साथ। और उनके कारोबारी हलीफ और साथी स्टीव विटकॉफ खुद इसराइल के मामले में बहुत इंतहाई मौक़िफ़ रखते हैं। तो इसलिए ये तो ज़रूर है कि सदर ट्रंप अपनी रेपुटेशन में ये नहीं चाहते कि कोई जंग हो, और वो यही कहना चाहते हैं दुनिया भर को कि देखो जी, मैंने अमेरिका को जंगों से निकाला और अमन की तरफ ले आया। लेकिन ये कि वो इंसाफ कर सकेंगे, फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ दिलाने में दिलचस्पी लेंगे, और ऐसा समझौता कराने में अमेरिका का किरदार अदा करने को तैयार होंगे जो सबके लिए काबिल कबूल हो, ये बात मेरा ख्याल है समझना मुश्किल है। वरना अगर वो माइक हकबी को ऐसी अहमकाना बात कहने के बाद भी सफ़ीर रखने से, कम से कम सफ़ीर तो ना रखते, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर रहे कि उनको उनकी मुलाजमत से बर्खास्त करें। तो उनका एक मखसूस मिजाज है, वो ख़बर से ख़बर तक और ट्वीट से ट्वीट तक चलते हैं, और इसीलिए ये समझना कि वो कोई तवीलुल मियाद मसाइल का हल सोच रहे हैं, सोच सकते हैं और सोचने के काबिल हैं, ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और ये भी बताइएगा कि जिस मजहबी अकीदे का आपने जिक्र किया, इस इंटरव्यू में भी जाहिर सी बात है बाइबल का रेफरेंस भी दिया गया, उसका हवाला दिया गया, तो ये जो बिब्लिकल प्रोफेसीज हैं, आपको लगता है कि अब या आइंदा इसको पॉलिसी में तब्दील करने की कोई ख्वाहिश हो सकती है इसराइल की और अमेरिका में, जो ऑब्वियसली इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं? देखिए, इसराइल में तो इसकी ख्वाहिश नहीं हो सकती, क्योंकि इसराइल की अभी भी अक्सरियत जो है वो सेकुलर यहूदियों पर मबनी है, जो चाहते हैं कि उनकी रियासत को दुनिया तस्लीम कर ले और वो मामूल के मुताबिक बाकी दुनिया के साथ मामलात करना शुरू कर दें। बदकिस्मती से जो इसराइल के इस वक्त वज़ीर आज़म हैं बेंयामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक कोalition बनाई हुई है जिसमें उन्होंने इंतहा पसंदों को भी रखा हुआ है। तो वो इंतहा पसंद उनकी काबीना में भी मौजूद हैं, लेकिन वो 10-15% वोट हैं उनके। लेकिन इसराइल का सियासी निज़ाम ऐसा है, वो मुतनासिब नुमाइंदगी पर मबनी है कि उन 10-15% वोटों के बगैर नेतन्याहू वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। तो वो उनकी बातें बर्दाश्त करते हैं, उनके बयानात बर्दाश्त करते हैं। अमेरिका में भी यही हाल है कि ट्रंप को एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो कहलाते हैं उनकी भारी अक्सरियत के वोट मिलते हैं, लेकिन वो एवेंजेलिकल क्रिश्चियन अमेरिका की अक्सरियत तो नहीं है, वहाँ एक वाज़े अक़लियत हैं। लेकिन वो एक ऐसी अक़लियत है कि ट्रंप जैसे फ़र्द को और नेतन्याहू जैसे फ़र्द को उस अक़लियत की ज़रूरत रहती है। क्या वो अक़लियत
अपनी मर्जी की पॉलिसी बनवा सकती है और क्या वो पॉलिसी चल सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर आपको और मुझको गुफ्तगू करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त चाहिए होगा। हुसैन अकरी साहब, ये तकरीबन कहा जाता है कि 1 से 1.5 करोड़ वोटर है और माजी में हमने देखा है कि इनकी जो राय है वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। जैसे हमने देखा था कि जो अमेरिका की एम्बेसी थी वो पहले तल अवीव में थी, लेकिन इनके दबाव की वजह से उसको जेरूसलम में शिफ्ट किया गया। और ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में की थी कि हम ये फैसला यहूदियों की वजह से नहीं कर रहे, इवेंजेलिकल्स के ख्वाहिशात पे हम ये फैसले कर रहे हैं। जी, वो देखिए ना, अगर आप देखें तो वो भी एक सिंबॉलिक बात थी ना, वरना अमेरिका की जो एम्बेसी है उसके जो तमाम तर दफातर हैं वो तो अभी तक तल अवीव में ही मौजूद हैं। जेरूसलम में उन्होंने उस तरीके के साथ मामलात को शिफ्ट नहीं किया, ना वो कर सकेंगे, न करना चाहेंगे, और जो दूसरी हुकूमत आएगी वो उसको बदल भी सकती है। बहुत सारी चीजें आजकल के दौर में बदकिस्मती से, मेरी ख्याल में बहुत बड़ी बदकिस्मती है ये, कि दुनिया में सारा कुछ सिर्फ इसलिए होता है कि मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर एक तासुर कायम किया जाए, और वहां अकलियतों को बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल होता है। जिस अकलियत के पास पैसे हैं, वसाइल हैं और कमिटेड लोग हैं जो बैठे हुए ट्वीट किए चले जा रहे हैं, अपना मौका बयान किए चले जा रहे हैं, उनकी आवाज ज्यादा ऊंची सुनाई देती है। लेकिन अगर ये अमेरिका की कभी पॉलिसी बनी तो ये याद रखिए कि उसके नतीजे में अमेरिका को बहुत बड़ा इक्तिसादी नुकसान होगा। दुनिया में पहले ही अमेरिका के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। इसी वजह से इस अकलियत के मुअस्सर होने का दौर शुरू होता है सदर रेगन के ज़माने में, और तब से अब तक ये अपनी मर्जी को पॉलिसी नहीं बनवा सके बाज़ मामलात में। सही है। हुसैन साहब, जरा ईरान और यूएस के मामलात पर बात करते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो यूएस का जो मिलिट्री सेटअप है वो अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं मिडल ईस्टर्न एरियाज में। फिर दूसरी तरफ डायलॉग की बात भी हो रही है, 2 इसके दौर हो चुके हैं ओमान में, जनीवा में, लेकिन साथ साथ थ्रेट्स भी जो है वो यूएस की तरफ से जारी हैं, जिसका जवाब भी आता है फिर ईरान की तरफ से। अब आखिरी बयान में 12 से 15 दिन की डेडलाइन दी गई ईरान को, लेकिन जो इस वक्त जितने भी आप अखबार देखें, तजिए देखें, वो पढ़ के तो ऐसा लगता है कि ये अटैक अब जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। आप कैसे देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को? देखें, अगर अटैक का मतलब यह है कि कुछ अमेरिकी तैयारे जाकर ईरान पे कुछ बम गिराएंगे तो ये तो हो सकता है, लेकिन अगर अटैक का मतलब यह है कि अमेरिका उस तरह से ईरान पर हमला करेगा जिस तरह उसने इराक पर किया था, जिस तरह उसने अफगानिस्तान पर किया था, वो मुझे होता नजर नहीं आ रहा। पहली बात तो यह है कि अमेरिका के हलीफ जो तमाम ईरान के इर्द गिर्द रहते हैं, उनमें से कोई एक हलीफ भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त इस जंग का और अमेरिका की जानिब से जंगी कार्रवाई का हामी हो। नंबर 2, इस किस्म की जंगी कार्रवाई करके अमेरिका हासिल क्या करेगा? रजीम चेंज तो हो नहीं पाएगी। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे तो फिर अमेरिका को ईरान के मामला चलाने पड़ेंगे, और ये फिर वही कैफियत पैदा हो जाएगी कि जो इराक के ऊपर अमेरिकी हमले के बाद पैदा हुई थी। मेरा नहीं ख्याल कि सदर ट्रंप उस हद तक जाना चाहते हैं। हमें सदर ट्रंप की शख्सियत को समझना होगा। सदर ट्रंप की शख्सियत का बहुत बड़ा हिस्सा लफाजी है, बयानबाजी है, जुमलेबाजी है, और मेरा ये ख्याल है कि बयानबाजी और लफाजी और जुमलेबाजी के नुक्ते नज़र से बाज़ औक़ात वो कामयाब हो जाते हैं लोगों को डराने धमकाने में, और बाज़ औक़ात कामयाब नहीं होते, और जब उनको कामयाबी नहीं होती, दूसरा नहीं उनके ड्रावे में आता, तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। तो देखना यह है कि क्या इस बार भी वो कुछ कार्रवाई करके कह देंगे कि भाई हमें कामयाबी हासिल हो गई और बयान दे देंगे कि हम तो जीत गए, या वो वाकई आगे जाएंगे। अगर आगे गए तो उनके लिए वो मुश्किलात पैदा होंगी जिनके खिलाफ वो खुद माजी में बोलते रहे। लेकिन महज क्या बयानबाजी है इस मर्तबा? क्योंकि आपने देखा अब्राहम लिंकन बहरी बेड़ा था, वो तो पहले ही पहुंच चुका था, आप कह रहे हैं एक और बहरी बेड़ा भी पहुंच चुका है, तो इतना जो मिलिट्री बिल्डअप है मशरिक़ वस्ता में, वो तो सिर्फ बयानबाजी तक तो महदूद नहीं है। तो अज़ाइम तो ऐसे लगते हैं कि कोई बड़ा एडवेंचर ही करने जा रहे हो वहां पर। देखें, मैं आपको तारीखी हवाला दूंगा। 1971 में यूएसएस एंटरप्राइज था, एक उनका बहरी बेड़ा था, वो उन्होंने खलीज बंगाल की तरफ रवाना किया ताकि पाकिस्तान को ये यकीन दहानी हो सके कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा, और भारत को ये डर लगे कि अमेरिका जंग में मुलविस होना चाहता है और वो जंग बंदी कर दें ढाका पर हमले से पहले। लेकिन जब भारत उस दबावे में नहीं आया तो उसके नतीजे में उन्होंने बिलाखिर अपने बहरी बेड़े को वापस जाने की हिदायत कर दी। तो मेरा भी यही ख्याल है कि सदर ट्रंप जो हैं वो सिर्फ ईरान के रहनुमाओं को आजमा रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि जब बहरी बेड़े मूव करते हैं तो लगता यही है कि कुछ होने वाला है। लेकिन ट्रंप अक्सर बगैर कुछ किए और सिर्फ शोर मचा के लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, ये उनका पैटर्न रहा है। अगर उन्होंने जंग शुरू की
तो ये जंग उनके गले पड़ेगी, क्योंकि खित्ते के दूसरे ममालिक उसको पसंद नहीं करेंगे। इसके नताइज मशरिक़ वस्ती में मजमूई तौर पर अमन के लिए अच्छे नहीं होंगे, और फिर इक़्तिसादी तौर पर भी अमेरिका के लिए भी और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए भी अच्छे नताइज नहीं आ सकेंगे। इसीलिए मुझे ये लगता है कि इम्कान ज़्यादा यही है कि वो आखिर दर्जे तक जाएंगे दबाने के लिए, डराने के लिए, लेकिन किसी न किसी समझौते को भी आखिर कबूल कर लेंगे। और हुसैन साहब, इस वक्त इस दबाव की वजह क्या है? क्योंकि जब पहले पिछले साल 2025 में इसराइल ने हमला किया ईरान पर, उसमें जब अमेरिका ने भी हिस्सा लिया तो अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स को इस्तेमाल करके ये बताया पूरी दुनिया को कि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था हमने वो तबाह कर दिया है, अब वो कई साल पीछे चले गए हैं। तो अब क्या ख्वाहिश है अमेरिका की? जीरो इनरिचमेंट पे चला जाए, अपना सिविल न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो भी खत्म कर दे, या अब अमेरिका दबाव डाल रहा है इस बात पे कि अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स भी जो है वो प्रोग्राम भी आप खत्म करें, जैसे कि ऑब्वियसली इसराइल की भी ख्वाहिश है? असल में तो इसराइल की ख्वाहिशात ही अहम हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने पिछले दिनों सदर ट्रंप से ये कहा है कि हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के पास अभी भी एनरिच यूरेनियम है और वो दोबारा इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज तर करने की पोजीशन में हो सकते हैं। तो इसलिए उनको एक बार और दबाने की ज़रूरत है, एक बार और उनकी सलाहियतों को तबाह करने की ज़रूरत है। सवाल ये कि क्या ये सलाहियतें तबाह जंगी तरीके के साथ की जाएंगी, और क्या उसमें भी ये यकीन दहानी हो सकती है कि पिछली बार अगर नहीं हो सका, सब कुछ कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो सका, तो क्या इस बार मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकेगा? मेरा नहीं ख्याल कि इस मसले का जंगी हल ही मुमकिन है। इसमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी, उन्हें दबाव की भी ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ ही साथ उनको मुज़ाकरात की भी ज़रूरत है, इसीलिए वो दोनों काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। सिंध की तकसीम, नए सूबे का क़याम या कराची को वफाक के हवाले करने जैसे मुतालबात पर पीपल्स पार्टी और MQM एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। MQM की जानिब से अब खुलकर सिंध में नए सूबे के क़याम का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि पिछले हफ्ते गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में बाज़ ऐसी तकरीरें हुई जिसमें कराची को सूबा बनाने के मुतालबात सामने आए, मगर गवर्नर हाउस में होने वाली इस तकरीब पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। इस हवाले से कल सिंध असेंबली में सूबे की तकसीम या कराची को अलहदा करने के खिलाफ करारदाद भी कसरत राय से मंजूर की गई, जिसकी MQM ने मुखालफत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि जो इस करारदाद की मुखालफत करेगा उसे सिंध का मुखालिफ समझा जाएगा। जिसके बाद आज MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर अवाम कहते हैं हमें नया सूबा चाहिए तो क्या ये गद्दारी है? अब आप इसे गद्दारी कहेंगे तो सड़कों पर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का आर्टिकल 239 का 4 सूबे, भुट्टो साहब के बनाए हुए आइन ने पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने का इख्तियार रखा है, इम्कान रखा है, उसका तरीका रखा है। ये कौन सी हुकूमत है आज सिंध के अंदर जिसने ये पेश किया है? अपने ही लीडर, अपने बानी जिसके नाम पे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अवामों में जा रहे हैं, ये उसके खिलाफ करार रेवोल्यूशन आई है। आर्टिकल 48 का क्लॉज 6 हुआ है ना, पहले भी रेफरेंडम करा दीजिए आप सिंध के शहरी इलाकों में। 239 के अगर आवाम कहती है कि हमें नया सूबा चाहिए तो ये गद्दारी हो गया? अब कहें कोई गद्दारी तो सड़कों पे जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ सूबाई वजीर शजील मेमन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत से वजाहत का मुतालबा करते हुए कहा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ने आइन और कानून का संजीदा मुताला नहीं किया, वरना वो इस नौयत की गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से गुरेज करते। ये मामला और ये सूरत हाल किस तरफ जारी है, इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पिछले चंद दिनों में आपने भी ये बात की है कि कराची का जो कंट्रोल है वो वफाक के अंडर दे देना चाहिए ताकि बेहतर गवर्नेंस हो सके, और फिर हमने देखा 2-3 रोज़ पहले जो तकरीब हुई गवर्नर हाउस में, वहाँ पे मुख्तलिफ तकारीर हुई जिसमें सिंध की तकसीम के हवाले से बात हुई या कराची को अलग करने की बात हुई। और कल हमने देखा कि सिंध असेंबली में इस हवाले से एक रेजोल्यूशन पास होती जिसमें उन्होंने इस बात की मुखालफत की कि ना सिंध की तकसीम होगी ना कराची को अलग किया जाएगा। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने की है, इससे तो ऐसा लगता है कि आप इस मामले को मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं कि सिंध में एक मजीद सूबा बने, कराची को सूबा बनाया जाए, उसको अलहदा किया जाए। देखिए शहजाद साहब, जरा इस सारी गुफ्तगू को जो हो रही है ना, इसको एक तनाजुर में देखने की जरूरत है। MQM ने 18वीं तरमीम में हिमायत की
18वीं तरमीम का मकसद ये था कि इख्तियारात वफाक से सूबों में आ जाएं और वहां से डिस्ट्रिक्ट और टाउन और शहरों में जाएं और मेरे शहर को भी मिले और लाड़काना को भी मिले। वो तो काम नहीं हुआ। 17 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, वो काम नहीं हुआ। इख्तियारात आ गए और पार्क हो गए वजीर आला के पास, लेकिन वो पैसे जो पहले मिलते भी थे डायरेक्ट, वो भी जो है वो गस्ब हो गए और वो नहीं मिले। एमक्यूएम चली गई इस तमाम बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत डिटेल्ड डिसीजन दिया आज से 4 साल पहले और कहा कि भाई आर्टिकल 140 की तशरीह कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर सेंसस होता है, सेंसस जो कि कराची की आबादी 1 करोड़ 1999 में 1 करोड़ 60 लाख पेपर्स पे थी। इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जब सेंसस की डेट कंप्लीट हुई है, इसके पहली डेट 1 करोड़ 30 लाख पे हमारी आबादी लॉक कर दी उन्होंने। वो तो शुक्र खुदा का कि हम वफाक में हुकूमत में थे, वफाक से रिक्वेस्ट की, वहां से टीमें उतरी, 4 दफा डेट एक्सटेंड हुई तो 2 करोड़ 3 लाख आबादी, 73 लाख आबादी इनके डेट खत्म होने के बाद ऐड हुई है। हमने ये फिर किया कि हमने एक आईनी तरमीम मुसवदा बनाया और हमने कहा कि हम आइन में अपना हल तलाश करेंगे। आर्टिकल 140A की तशरीह हमने डाल दी और इख्तियारात और वसाइल को वाज़ेह तौर पर उसमें लिख दिया। PMLN से हमने एग्रीमेंट कर लिया। 26वीं तरमीम का मौका आया, सब लोग तैयार थे, पीपल्स पार्टी नहीं मानी। कहा कि 27वीं तरमीम में हम ये बात करेंगे और आपकी बात मनवा देंगे। वज़ीर आज़म ने हमें 27वीं तरमीम से पहले बुलवाया, कहा कि जो है वो आपको मुबारक हो, आपने हमारी बात मानी, हम ये करवाने जा रहे हैं। कैबिनेट मान गई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मान गए, स्टैंडिंग कमेटी में हमारी एक्सपीरियंस थी, नहीं मानी तो पीपल्स पार्टी नहीं मानी। अब बगैर किसी लॉजिक के वो डिस्ट्रिक्ट को इख्तियारात और वसाइल देने के लिए तैयार नहीं है। हमें 17 सालों से हुक्मरानी है, पीने का पानी हमें देते नहीं है, हमारा कचरा उठाते नहीं है, सीवरेज का पानी बाहर नहीं जाता, हमें कोटे पे भी कोटा नहीं देते। मुझे बताएं कि हमारे पास सिंध के शहरी इलाके के लोगों के पास क्या ऑप्शन रह गया, क्या करें हम इस आइन में ही तो रहकर अपनी बात कर रहे हैं। आइन में सूबे की गुंजाइश मौजूद है, आइन में वफाक को किसी शहर को लेने की गुंजाइश मौजूद है। आज तो ये बड़ी जबरदस्त एमक्यूएम है कि ना गाड़ी चला रही है, ना फायरिंग कर रही है, ना दुकानें बंद करा रही है, ना। मुस्तफा साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये इख्तियारात और वसाइल को नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मुंतकिल करने की तमाम तर कोशिशें आप कर चुके हैं, उस पर पीपल्स पार्टी नहीं मानती, तो अब क्या बाकायदा इसकी कोशिश की जाएगी आपकी तरफ से? क्योंकि माजी में देखें इस तरह की कभी दबे अल्फाजों में बात होती है कि सिंध में मजीद एक सूबा बनाया जाए या कराची को अलग किया जाए, लेकिन फिर इस डिनाइल भी आ जाता था आप लोगों की तरफ से। लेकिन अब क्या आप कह रहे हैं कि नहीं, अब खुल के हमारी ये पोजीशन है और इसमें हम आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो इन्होंने कल रेजोल्यूशन पास किया है, वो रेजोल्यूशन तो टोटल जो है वो एक बल्कि बड़ी सिंध असेंबली में बड़ी एक अजीब ही किस्म के लैंग्वेज, टेरिटरी तो जो है वो मुल्क की होती है, सूबे तो बनते हैं इसी आइन में, भुट्टो साहब की आइन में लिखा हुआ। हाँ, उसका तरीक़ाकार बहुत मुश्किल है कि 2/3 मेजॉरिटी आपके पास सूबे में हो, उसके बाद फिर जो है वो आप वफाक में लेकर जाएंगे उसको अप्रूव करा के। तो आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है ना कि भाई वजीर आजम के अगर कोई इस तरह का मसला आ जाए तो वजीर आजम के पास इस मुल्क में रेफरेंडम कराने के इख्तियारात। उन्होंने आर्टिकल की शिक को कोट किया है और हम अभी भी बात ही तो कर रहे हैं कि भाई देखिए, ये तो तय है कि ये रूल्स ऑफ गेम नहीं चल सकते। आज जो 17 सालों तक 18 सालों की हुक्मरानी है पीपल्स पार्टी की यहाँ पे सिंध में, और इसके बाद जो हमारा अशर हो गया है। देखिए, शहजाद मीरपुर खास में हमारी सीट आती थी, इन्होंने अपनी डीलिमिटेशन के जरिए उस शहर की सीट को ऐसे गोटों में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, 4 हिस्सों में बांट दिया। अब हमारी सीट लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, जब आप खुद कह रहे हैं कि आइन में इसकी गुंजाइश है, लेकिन वो तरीकेकार जो है उसमें आप 2/3 मेजॉरिटी सिंध से तो असेंबली से तो नहीं हासिल कर सकते। कल उन्होंने करारदाद मंजूर किए, वो पास हो गई, तो वहां पे मेजॉरिटी आपके पास नहीं है। फिर ये मामला वफाक में जाए, वहां पे 2/3 मेजॉरिटी लेना, तो फिर अगर आप कहते हैं कि एक आईनी मामला है, आईनी मामले में भी आप कैसे कामयाब होंगे? यही आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक आईनी शिक आई थिंक 84 या 88 कोर्ट किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जिसमें रेफरेंडम के हवाले से जिक्र है। और हम कह रहे हैं वफाक को, देखिए पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल शहर है जो कि पाकिस्तान को रेवेन्यू कमा कर देता है। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, पूरा पाकिस्तान इस कराची के जरिए ब्लीड हो रहा है। आप खुद कराची के रहने वाले, मुझे एक कोई हमारे मुखालिफ को बता दें और किसी एक जुबान वाले की बात नहीं, मुझे बताएं कराची का क्या शहर है। मुझे बताएं आज कराची दुनिया की वर्ल्ड रैंकिंग में 4 बदतरीन इंसानों के रहने की जगह है। हमने 18 साल खामोशी से गुजार तो लिए हर तरह की, और आज भी हम आईनी और कानूनी बात कर रहे हैं। मुस्तफा साहब, अगर एमक्यूएम पाकिस्तान ये एजेंडा पुश करना चाहती है तो ये भी जरूरी है कि इसमें आपकी जमात में यकसुई है या नहीं।
आज तो हमने देखा कि खालिद साहब और आज आप साथ बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि आपके जो एमपीएस हैं वो एक दूसरे को ताने दे रहे होते हैं कि आप मुस्तफ़ा कमाल साहब के एमपी हैं, आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के एमपी हैं। तो ये जो इशूज़ हैं ये आपने सॉर्ट आउट कर लिए, जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं? शहजाद भाई, आपको और सुनने वालों को बता दूं कि जहां तक पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस का ताल्लुक है, 18 साल दौर का ताल्लुक है, बैड गवर्नेंस का ताल्लुक है और हमारे हुकूक का ताल्लुक है, इस बात पे हमारा कोई किसी से कोई डिफरेंस नहीं है। आपस में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। खालिद मकबूल साहब अकेले बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मुस्तफा कमाल अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, फारूक अख्तर अकेले बैठकर बात करें, एक साथ बैठकर बात करें, इस बात पर कोई हमारे डिफरेंसेस नहीं है। वी आर वन ऑन दीज इशूज। यस, ये जो आपने कल जिक्र किया एमपीएस के दरमियान सारी चीजें, वो ये वाकया हुआ, बहुत सारी चीजें हैं और उसके ऊपर पार्टी ने उस पर एक्शन ले लिया है, उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं और कर लेंगे। लेकिन ये बातें आइंदा भी आगे भी होती हैं, उससे जो वो इस वाले इशू का कोई ताल्लुक नहीं है। एज फार एज पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस 18 सालों से जिसका ताल्लुक है, हमारे ऊपर शहरी इलाकों के ऊपर होने वाले जुल्म का ताल्लुक है, इस वाली बात पर किसी में कोई इख्तलाफ नहीं है। जब भी हम बात करेंगे, अकेले करें, साथ बैठकर करें, अलग अलग करें, हम यही बात करेंगे और हमारे अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं इस बारे में। यानी इख्तलाफात हैं लेकिन इस इशू पे नहीं है, आप कह रहे हैं? इख्तलाफात तो जो वो ऐसे नहीं है खुदा न खास्ता कि हमारी कोई, देखिए जी एमक्यूएम हमारी जमात है, एमक्यूएम ही हमारी जमात रहेगी। तरीकेकार के ऊपर जो है वो कभी हम कहते हैं कि भाई अब इस चीज में आज ये बात होनी चाहिए, कल नहीं होनी चाहिए, और इसमें जो है वो यकीनन जो है वो इश्यूज जो है वो कभी कभी इरप्ट हो जाते हैं, लेकिन वो एज फार एज स्ट्रेटजीज आर कंसर्न, हमारे टारगेट, हमारे गोल्स, हमारे एम्स आर कंसर्न, और अब ये बैड गवर्नेंस मैंने आपको बताया 18 सालों से पार्टी इसके हवाले की बैड गवर्नेंस कंसर्न, हमारा कोई डिस्प्यूट और कोई इख्तलाफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही।